मैं जाऊंगा कैप्टन सौरभ भटनागर साहब का। सर वो आखिरी 1 मिनट कुछ जो कह लीजिए 59 सेकंड का जो वक्त था, और चल रही है इंक्वायरी, अब ऑर्डर हो गई है, सब लोग पहुंच चुके हैं, इंक्वायरी हो रही है, लेकिन जो आरंभिक पूरा, क्योंकि आप लंबा आपका कमर्शियल जो उड़ानों का एक आपके पास में अनुभव है, क्या आरंभिक क्या आप नजर देखते हैं, क्या आपका अनुभव कहता है इस पर हमारे दर्शकों को थोड़ी सी एक आप जो टिप्पणी कर सकते हैं कीजिएगा प्लीज, कैप्टन सौरभ सर। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी, और सॉरी मैं लेट जुड़ा और मुझे फिर अभी 7 बजे दूसरे चैनल पे जाना है। देखिए क्या है, कल से मैं जो चीज देख रहा हूँ, जो फुटेज हमने देखी, हम सब ने देखी, और जो हमारे पायलट के ग्रुप में जो पूरा डिस्कशन चल रहा है कि फुटेज से क्या क्या एनालिसिस हो, क्योंकि हम सब लोग जो जुड़े हुए हैं एक साथ में, सो बहुत मुश्किल है किसी भी एयर एक्सीडेंट जब होता है, एविएशन फेटल एक्सीडेंट होता है, उसके लिए बड़ा मुश्किल है इमीडिएटली कारणों का पता लगाना। क्या होता है कि हवाई जहाज के अंदर जब आप उड़ाते हैं, पायलट अंदर बैठा हुआ, बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही होती है उसके सामने, और किस कारण से जहाज क्रैश हुआ। और देखिए हम सबको पता है कि जहाज उड़ा 600 फीट 625 फीट के बाद वो नीचे आना शुरू हो गया। अब जहाज नीचे आएगा क्यों? क्योंकि उसके पास जो है वो लिफ्ट नहीं है उड़ने के लिए। लिफ्ट नहीं है क्योंकि इंजन में पावर नहीं है, पावर लॉस अगर हो गया उसका तो वो कैसे उड़ेगा। अब कहने की अब ये बात है कि उसके बहुत सारे कारण हैं कि पावर लॉस क्यों हुआ इंजन, क्योंकि ये जिसको हम बोलते हैं रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट, कि दोनों इंजन का एक साथ चले जाना। ना तो हम लोगों को सिमुलेटर में कभी ऐसा प्रैक्टिस किया, 9000 से ज्यादा घंटे मेरे पास है, और तमाम तरह की इंटरनेशनल डोमेस्टिक फ्लाइट में कर चुका हूँ, और सिमुलेटर्स में हर 6-6 महीने हमारी जाके वो चेकिंग होती है। हम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, जो क्रिटिकल हमारा जो फेज ऑफ फ्लाइंग है उसको बोलते हैं टेक ऑफ के टाइम पर इंजन का फेल होना। टेक ऑफ के टाइम पर जब एयरक्राफ्ट बिल्कुल उस स्पीड पे पहुंच गया जहां हमको गो नो गो डिसीजन लेना होता है, इसको V1 स्पीड बोलते हैं। गो नो गो डिसीजन वो है जब वहां उसके बाद हमने बोल दिया, इसके बाद अगर इंजन फेल हो गया तो भी एयरक्राफ्ट सेफ है, सिंगल इंजन पे एक अपने फुल ऑल ऑफ वेट के साथ वो टेक ऑफ सेफ्टी कर जाएगा, और जितने भी ऑब्स्टिकल हैं सामने पाथ में, जो क्लाइंब ग्रेडियंट जिसको हम बोलते हैं, हर एक एयरपोर्ट अलग होता है, उसको वो क्लियर कर देगा। ये टेस्ट प्रूवन के बाद ही ये कमर्शियल फ्लाइंग के लिए इसको एक्सेप्टेंस दी जाती है। तो अगर उस समय जो जो भी 59 सेकंड का जो भी बात हो रही है, अगर एक भी इंजन अगर होता जहाज में, तो ऐसी जो है जो सिचुएशन है वो नहीं आती कि जहाज नीचे चला। अब पायलट की मुझे सुबह पता चला कि पायलट ने मेडे कॉल में ये भी बताया कि नो पावर एंड वी कैन नॉट सेव, नो पावर लॉस वी कैन नॉट सेव, समथिंग कुछ ऐसा बताएगा। जहां पावर लॉस का शब्द इस्तेमाल हो गया या लोगों ने सुना, इसका मतलब दोनों इंजन में पावर नहीं, तो वो हमने देखा। हम कल से मैं ये भी सुन रहा हूँ लोगों की अकाउंटेबिलिटी हम कैसे फिक्स करेंगे जब तक हमको यही नहीं पता कि इसका कॉज क्या है। क्या वो मैन का प्रॉब्लम है, क्या वो मशीन का प्रॉब्लम है, क्या वो टेक्निक का प्रॉब्लम है, क्या वो टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम है, क्या वो सेबोटाज है, क्या है वो जो। तो इंक्वायरी तो इसलिए जो है जिसको हम बोलते हैं प्राइमा फेसी, इट इज बहुत इस समय कहना मुश्किल है कि वो किस कारण से नीचे आया हो। बोइंग 787 एक बहुत ही आधुनिक एडवांस प्लेन है, मैं खुद उसका कॉकपिट देख चुका हूँ। मैं अपना लंदन जब गया था कमांड अपनी कैप्टनशिप करने के लिए, तो 787 ड्रीमलाइनर एयर इंडिया की फ्लाइट में गया था मैं लंदन 2017 में। तो मैं जो है अदरवाइज ऑल्सो जो है इतने सारे रिडेंडेंट सिस्टम होते हैं, बैकअप्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, और ये फ्लाई बाय वायर सिस्टम है। मतलब ये जो ट्रेडिशनल हमारा जो एयरक्राफ्ट होता है, जो चेन और पुली सिस्टम से कंट्रोल चलते हैं, उसमें नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से जाते हैं और फिर कंट्रोल सर्फेसेस मूव होते हैं। तो और वर्ल्ड का पहला हादसा है, जितने भी आप एक्सीडेंट्स को देखेंगे, अभी तो कोई हुआ नहीं ड्रीमलाइनर में एक्सीडेंट, पहला इंडिया में हुआ। छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स आते हैं हर जहाज में, हर फ्लीट में आते हैं, जब आप मॉडिफिकेशंस करते हैं या ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब आप रियलाइज करते हैं, हाँ जब इस्तेमाल करते हैं एयरक्राफ्ट फ्लीट में, जब ऑपरेशंस में इंट्रोड्यूस किया जाता है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, तब यूसेज करते करते एयरक्राफ्ट के अंदर कुछ कुछ प्रॉब्लम आती है। लाइक ड्रीमलाइनर में लिथियम बैटरीज की प्रॉब्लम आई, कुछ फास्टनर्स की प्रॉब्लम आई, तो ये सब चीजें कंपनी एड्रेस करती है। हवाई जहाज तो बनाते तो लोग ही, जो हम लोग आर्किटेक्चर हैं, जो भी है, किस पर्पस के लिए हवाई जहाज बनाया जा रहा है, पहले वो डिजाइन फेज पे आता है। उसके बाद जब हम लोग उसको फिजिकली बना के उसके टेस्टिंग करते हैं, और वो जब मार्केट में उतारा जाता है, तब जब वो लाइन पर जाके फ्लाइंग करता है, तब जब गलतियां आती है, तो नेचुरली देयर आर वो एक्सीडेंट। कभी यार इंसिडेंट होगा वो एक कारण से नहीं होगा, उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, कभी किसी और कारण की वजह से कोई इंसिडेंट होगा।
तो मेरा जो टेक जिसको बोलते हैं, मैं कल से मेरा यही कहना है कि विजय और थ्योरीज काफी सारी चल रही है। पहली थ्योरी ये चल रही है कि मल्टीपल बर्ड है, जो कि डीजीसीए ने भी अभी बोल दिया है कि मल्टीपल बर्ड हिट्स हो सकते हैं, क्योंकि दोनों इंजन एक साथ अगर बंद हो जाएंगे तो वो कारण उसका है या तो बर्ड हिट की वजह से डैमेज हो गया, दूसरा फ्यूल स्टारवेशन बोलते हैं, तेल आना बंद हो गया जहाज में, विंग्स से जो है जो जो फ्यूल जाता है इंजन में, फ्यूल स्टारवेशन के कारण होते हैं या पाइपलाइन बस्ट हो गई या उसके फिल्टर क्लॉग हो गए या कोई भी चीज। अब दोनों इंजन के एक साथ होना हम आज तक ऐसा हुआ नहीं। तीसरा कारण हो सकता है कि आपका कंट्रोल जैम हो जाए, पायलट का कंट्रोल कॉलम जैम हो जाए, वो जहाज को ऊपर उड़ा ही नहीं पा रहा, उसके बावजूद अगर पायलट पूरी पावर खोल देगा तो जहाज अपने आप ऊपर चलना शुरू हो जाएगा, वो भी हमको वीडियो में नजर नहीं आता। तो ये सब थ्योरी जो चल रही है, और भी बहुत सारी थ्योरी चल रही है, सेबोटाज की चल रही है। एक थ्योरी ये भी है कि जो काफी लोग कह रहे हैं, जो मुझे भी दिख रहा है, बट आधिकारिक तौर पे या कंफर्म मैं कभी नहीं कहूंगा जब तक कि इंक्वायरी नहीं हो जाएगी, ऑफिशियल इंक्वायरी 1 महीने के अंदर प्रीलिमिनरी रिपोर्ट आनी है एज पर आईकाओ। वो कंट्री को डिपेंड करता है कि वो कंट्री पे छोड़ देंगे कि आपको उसको सार्वजनिक करनी है कि नहीं करनी। तो मुझे लगता है कि जो फ्लैप एक यूनिट है, जो सब लोग बोल रहे हैं कि वो फ्लैप जो है वो पहले चला गया, लैंडिंग गियर बाद में गया, एक वो थ्योरी है, क्योंकि जैसे आप फ्लैप ऊपर लेते हैं क्राफ्ट जो है थोड़ा सा उसकी लिफ्ट कम जाती है, सिंकिंग करता है। तो वो टेक्निकल टर्म है, ज्यादा नहीं कहूंगा मैं इसमें, बट मुझे भी देखने से लग रहा है कि लो हाइट पर फ्लैप ऊपर ले लिया गया, बट इंक्वायरी जब तक नहीं होगी तो कुछ कंफर्म नहीं कर सकते। नहीं बिल्कुल। इस सर इसमें 2-3 सवाल और है। एक तो देखिए, अब डीजीसीए ने कह दिया है कि सभी बोइंग की जांच की जाएगी, अभी कुछ देर पहले आदेश हुआ है जो हम लोग तक पहुंची सूचना। 34 ड्रीमलाइनर है मुझे जहां तक ख्याल है हिंदुस्तान में, 34 का नंबर मुझे ध्यान आता है। और हम ये देखते हैं सर, बार बार बहुत सी घटनाएं हो रही हैं, और हमारे यहाँ इन जनरल जो एक आक्षेप या आरोप होता है कि सुरक्षा मानकों को बहुत ज्यादा, मतलब उस पर कई बार हो जाती है, जो मानव भूल की आपने कहीं बात की, या प्रोटोकॉल को लेकर भी कई बार हम कुछ चीजें देखते पाते हैं, बहुत सारी खबरें हमने की हैं लंबे उसमें। तो ये सारे पक्ष हैं, और इसके साथ साथ जो हमारे आपाधापी है कुछ की कितनी कमाई करना है जब ये एजेंसीज प्राइवेट हो जाती, तो इन पक्षों को लेकर क्या आपकी राय होगी, उस पर जरूर एक टिप्पणी चाहूंगा सौरभ सर। देखिए, ऐसा है, बिल्कुल सही। आजकल एक नई टर्म आपने सुनी होगी, पता नहीं, ओपीपी, ऑन टाइम परफॉर्मेंस। अब ये ऑन टाइम परफॉर्मेंस हर महीने डीजीसीए सारी एयरलाइंस का ऑन टाइम परफॉर्मेंस चेक करता है, उसकी लिस्ट जारी करता है। अब एयरलाइंस में होड़ लगी हुई कि नंबर 1 पे कौन आए। अब ऑन टाइम परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि 2 फ्लाइट के बीच में जो टर्न अराउंड सर्विस, जहाज जब जमीन पर है उस समय, जब एयरक्राफ्ट आके लैंड करके गेट पर आता है, स्विच ऑफ होता है, दरवाजे खुलते हैं, वहां से जो स्विच ऑफ होता है वहां से टाइमर शुरू हो जाता है ग्राउंड स्टाफ का, टेक्निकल स्टाफ का। अब इसको 25 मिनट के अंदर जहाज को दरवाजे बंद करके निकालना है। अब इस 25 मिनट में पैसेंजर डिबोर्डिंग होंगे, उसके बाद जहाज में तेल भरा जाएगा, सारे चेक्स होंगे टेक्निकल स्टाफ के, पायलट अपनी दूसरी फ्लाइट की तैयारी करेगा, उसके बाद फ्लाइट की बोर्डिंग होगी, बोर्डिंग के बाद सिक्योरिटी क्लियरेंस होगी, उसके बाद ये सब चीज 25 मिनट में करनी है। तो पायलट के ऊपर भी जोर है, और मुझे लगता है कि हो सकता है कि अगर टेक्निकल जैसे वैसे तो ये इतने एडवांस एरियल के इनमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, एक बेसिक चेक्स करने की जरूरत होती है, 25 मिनट में सब कुछ ठीक ठाक है अगर पायलट ने रिपोर्ट नहीं किया है। बट हाँ, ये प्रेशर जो मेंटेन हो रहा है कि ओटीपी के लिए, और जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट इंट्रोड्यूस हो रही है पैसे कमाने के लिए, ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि पायलट के ऊपर भी जो है बहुत लोड, मैंने खुद महसूस किया है कि पायलट के ऊपर भी बहुत लोड आता है। और ये कमर्शियलाइज जिसको हम बोल रहे हैं आजकल, तो ये नहीं होना चाहिए। कम से कम 40 से 45 मिनट जो पहले टाइम हुआ करता था ग्राउंड पे, उसको कट डाउन कि हमारा ओटीपी ऑन टाइम परफॉर्मेंस बेस्ट हो, हम नंबर 1 पे रहें। ये कहीं ना कहीं लॉन्गर रन में मुझे लगता है, मेरी पर्सनल राय है कि ये गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब चूंकि डीजीसीए ने अब कह दिया है कि सारे जो है आप मतलब आदेश हुआ है कि इसकी जांच बहुत सख्ती के साथ हो, तो ये शायद ये भी एक पक्ष है इसमें कि ये और पहले से होता तो शायद हम आज ये जो जिस पे डिस्कशन करना पड़ा है, बहुत दर्दनाक, बहुत दुखद, और 241 लोगों का चला जाना उस हादसे में, वो एक चमत्कार वो भी हुआ है सर, उसमें एक जो पैसेंजर बचे हैं, विश्वास का बच जाना, वो बहुत ही अद्भुत है। उसको कैसे, वो कह रहे हैं कि खिड़की टूटती है, गिरता है। और इसमें सर एक चीज और भी थी कि वो जो विसिल ब्लोअर थे जिसकी हम बात कर रहे थे, वो और जो वो संदिग्ध हालातों में मिले थे, तो बहुत चीजें खुल रही थी। तो कहीं ये जो लापरवाही वाली बात होती है, आप मतलब बहुत देर से बात कर रहे हैं, लेकिन पहला हादसा है, चूंकि दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है
तो कई चीजें कई मैच होती हैं, कई चीजें, इस पे भी एक छोटी सी, फिर मैं अनुमा जी के पास जाना चाहूंगा, आपकी टिप्पणी हो। देखिए, लापरवाही हम तब पता करेंगे कि हमको पहले कारण का पता चल जाएगा, तब पता जी चलेगा उसमें जी लापरवाही निश्चित। हुई कि नहीं हुई। वो एक मेन चीज है कि क्या पायलट की गलती थी, क्या टेक्नीशियन की गलती थी, क्या एग्जैक्टली बर्ड हिट हुआ, क्या था एयरपोर्ट की गलती। क्योंकि अगर एयरपोर्ट की गलती है, बर्ड हिट अगर वहाँ पे अहमदाबाद में है ही काफी बर्ड इन्फेस्टेड एरिया है, तो जब तक हम कारण के पता नहीं लगा, मुझे नहीं लगता, मुझे ये नहीं पता कि डीजीसीए ने किस जांच के आदेश दिए हैं। एयरक्राफ्ट में हम किस चीज की जांच करेंगे? ऑडिट हम कर सकते हैं कि अगर प्रोटोकॉल्स इंजन के या जो हमारे जो चेक्स प्रोसीजर्स होते हैं उनके प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, 5 दिन 10 दिन जो भी उनका शेड्यूल है, उसी का ऑडिट कर सकते हैं। बाकी जांच तो उस चीज की करेंगे जिसके कारण हमको पता चले कि एक्सीडेंट है हुआ किस दिन। तो पता नहीं किस चीज के जांच के आदेश दिए उन्होंने, क्या नहीं, मैंने शुरुआती खबर आई उसी के आधार पर मैंने आपसे वो सवाल कर लिया। ऑडिट करेंगे, पेपर वर्क करते हैं, ऑडिट होता है, बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन का ऑडिट होता है, कहीं शॉर्टकट्स तो नहीं लिए गए आपकी आपके आपकी मेंटेनेंस के शॉर्टकट, तो उसी के सबसे पहले जांच वही होती है। सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सारे डॉक्यूमेंट पेश करे जाते हैं, उसके बाद पिछले बैकलॉग देखा जाता है पूरा कि शॉर्टकट्स तो नहीं लिए गए, जिसकी वजह से हो सकता है टेक्निकल फॉल्ट हुआ। ये भी तो, और तीसरा मैं ये भी चाहूंगा, ब्लैक बॉक्स अब चूंकि मिल गया है, तो अब ब्लैक बॉक्स के बाद कुछ चीजें ओपन अप हो जाएंगी, वो क्या, थोड़ा सा उसको दर्शकों को बताइएगा, हम लोग पढ़ते समझते हैं, लेकिन उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, ब्लैक बॉक्स जो है वो एक दो इक्विपमेंट होते हैं उसके अंदर। एक होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, दूसरा होता है डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, डीएफडीआर जिसको बोलते हैं। ये डीएफडीआर जो है ये मेन चीज है कि ये पूरी फ्लाइट में जितने भी सिस्टम्स हैं, इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिक, इंजन, पावर, सब कुछ जैसे हवाई जहाज स्टार्ट होता है, वो एवरी सेकेंड हजारों पैरामीटर्स वो कंटिन्यूसली रिकॉर्ड होते रहते हैं उसके अंदर। जब डीएफडीआर खुलेगा, उसका एनालिसिस होगा, तो सब कुछ सामने निकल के आ जाएगा कि कौन सा सिस्टम खराब हुआ था, कौन सा सिस्टम बंद हुआ था, किसमें जो है वो दिक्कत आई थी, कौन सा सिस्टम सही चल रहा था। तो ये जो है वो टेक्निकली पूरे एयरक्राफ्ट के जितने सिस्टम्स हैं उनकी पूरी हेल्थ जो है वो कंटिन्यूअस मॉनिटर होती है। कितना टाइम सर, सौरभ सर, कितना टाइम इसमें लगता है, क्या क्या इसके वो होते हैं, कितना आपको ये मैं नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि ये डीएफडीआर एनालिसिस जो है वो यहाँ तो मेरे ख्याल से हमारी कंट्री में तो होगा नहीं, ये जाएगा विदेश या तो यूएस जाएगा, कहीं जाएगा, बिकॉज हमारे पास इसकी टेक्नोलॉजी मुझे नहीं पता कि है एग्जैक्टली। और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, यस, उसमें हमको पता चल जाएगा लास्ट 2 घंटे की, जनरली हर एयरक्राफ्ट में लास्ट 2 घंटे की जो है वो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में आवाज, उससे भी हमको पता चलेगा कि लास्ट मिनट में जो है वो कैप्टन ने और को पायलट ने आपस में क्या बात करी और क्या उन्होंने आर्टिकल दी। तो ये सब चीजें जब इकट्ठी होंगी, उससे हम जो है एक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाइट पाथ करेंगे, तो पता चलेगा कि एग्जैक्टली फ्लाइट में हुआ क्या। दूसरी चीज, जब हम ग्राउंड पर आते हैं टेक्निकल दो फ्लाइट्स के बीच में जो है टेक्निकल जो इंजीनियर है, क्योंकि ये इंजन जो है इनको आप ना तो ग्राउंड पे खोल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, वो बेसिकली इंजन की हेल्थ बाहर से चेक करता है, उसमें फ्यूल जो है कि नहीं है, और ऑयल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंजन ऑयल की चेकिंग होती है कि इंजन ऑयल पूरा है कि नहीं है। और बीच में दो फ्लाइट के बीच में इंजन ऑयल को ही टॉपअप किया जाता है और फ्यूल भरा जाता है, बाकी सिस्टम ऊपर से ही जो है वो चेक किए जाते हैं, और उसके बाद उसको सर्टिफाई किया जाता है कि आप ये फ्लाइट अभी नेक्स्ट सेक्टर के लिए रेडी है। जहां तक इंटरनेशनल फ्लाइट का सवाल है, थोड़े से मुझे लगता है चेक्स ज्यादा हैं, बट नॉट एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्ट, इसलिए क्योंकि वो जो है इंटरनेशनल एरिया में उड़ेगा, वो बट टेक्निकली वाइज जो एयरक्राफ्ट में है वो चेक्स उतने ही होते हैं जो प्रिस्क्राइब्ड है। फ्यूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऑयल, दो चीज। राइट सर, इकबाल सर, आपके भी सवाल का जवाब और हमारे भी मिल गया, शायद कुछ बचा नहीं, मैं यस यस बिल्कुल, मैं वही जानना चाह रहा हूँ सौरभ जी, क्या जो जांच होगी क्या उसकी सच्चाई वाकई में सामने आएगी क्या? क्योंकि अब तक तो ऐसा कोई सामने आया नहीं है। देखिए, अब तक तो जो लोकल चीजें हुई है वो अभी तक मोरबी सामने नहीं आया है, तो आपको लगता है कि अहमदाबाद फ्लाइट की सारी बोइंग की चीजें सामने आ जाएगी? बस ये जानना था सौरभ जी। देखिए, मैं बताऊं, जो हम चाहते हैं, अगर आप पायलट से पूछे तो एक एक चीज सामने आनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो चीज सामने नहीं आएगी हमको ये नहीं पता चलेगा कि हमको जिसको बोलते हैं रेमिडियल मेजर्स लेने, क्या ले पाएंगे। अगर पायलट की ट्रेनिंग में कोई गलती थी, या पायलट की जो है उसको स्लीप नहीं मिली ठीक से, या उसकी स्लीप, मतलब बहुत सारी चीजें उसके अंदर। अब ये तो डीजीसी और सरकार के ऊपर है कि इसको सार्वजनिक करना है कि नहीं करना है। जो रूल कहता है, वो रूल इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के कहता है कि 1 महीने के अंदर कंट्री को
और मैंने ये भी देखा है कि बाकी सारी कंट्रीज जो है 1 महीने के अंदर प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जारी कर देती है, पब्लिक कर देती है, कि आपको जनता को बता दिया जाता है कि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट किया है, और साल भर का टाइम मिलता है आपको पूरी रिपोर्ट को पब्लिश करने के लिए। जो रिपोर्ट दुनिया के दूसरे देशों की बात सौरभ जी बता रहे हैं, भारत में तो हमने सर प्रिकॉशन और क्या आप करिए कंप्लीट, प्रिकॉशन और क्या आपको लगता है कि अब और क्या मेजर्स लेने सेफ्टी के बाद? मैं बोल रहा हूँ कि 1 महीने के अंदर जब अगर प्रिलिमिनरी जांच होगी, उसकी जो है वो जो आईकाओ जो है ये एक लेवल ऑफ डिस्टिंग कंट्री को देता है कि आप उसको सार्वजनिक करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। बेसिकली क्या है कि जब तक जांच नहीं हो पाएगी, हम ये नहीं क्योंकि थ्योरीज काफी चल रही है, जहाज का इस तरह से नीचे आना इज नॉट अ नॉर्मल थिंग, दोनों इंजन का फेल होना इज नॉट अ नॉर्मल थिंग। तो बहुत सारी जो है, और होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए कि कारण क्या था, मगर ये है कि ये तो फिर फाइनली डीजीसीए डिसाइड करेगा, क्योंकि उसके पास ये है कि उसको सार्वजनिक करनी है, पब्लिक करनी है कि नहीं करनी है। राइट। बट होनी चाहिए, हमको ये पता चाहिए कि इतना बड़ा हादसा हुआ, इतनी लोगों की जानें गई, और पहला हादसा वर्ल्ड का पहला है। हम ये नहीं, हम ये बड़े शर्म की बात है कि इंडिया जो है वो पहला हादसा जो 787 में 30,000 से ज्यादा 1006 जहाज उड़ रहे हैं इस समय, या 1010 हो रहे हैं, उसमें इंडिया ने पहला जो है एक्सीडेंट ड्रीम लाइनर का वो इंडिया में। तो हम जरूर जानना चाहेंगे कारण क्या था, टेक्निकल कारण था या पायलट फॉल्ट था या क्या एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि जांच होनी चाहिए अच्छी से, सबको पता होना चाहिए।